सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है, आज हम इसके अंदर लेक्चर नंबर 46 करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 46 से पहले कंप्लीट 45 लेक्चर मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। आई होप आप सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें देख रहे होंगे। आज हम जो है यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, शेरशाह सूरी को देखने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, कंप्लीट शेरशाह सूरी का पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए ओवरव्यू ले लेते हैं। किसके बारे में? शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी एक जो है पावरफुल इंसान था, पावरफुल व्यक्ति था। छोटा सा इसका जीवन काल था, छोटा सा इसका शासनकाल था, लेकिन छोटे से शासनकाल में इसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है कार्य किए थे। चलिए देख लेते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये दूसरा अफगान राज्य था मेरे भाई। ठीक है, दूसरा अफगान राज्य था। पहला कहां पर मिलेगा? तो पहला आपको दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था ना, वही जो है दिल्ली का पहला मतलब जो है दिल्ली का पहला अफगान राज्य था। ये कौन सा है? ये अफगान जो है दूसरा राज्य था, शेरशाह सूरी मेरे भाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बचपन के नाम की। बचपन का नाम क्या होता था? असली नाम इसका फरीद खान होता था मेरे भाई। ठीक है, बचपन का नाम क्या होता था? बचपन का नाम इसका फरीद खान होता था। उसके बाद हम चलते हैं आगे। पिता का नाम, पिता के नाम होता था हसन खान। हसन खान इनके पिता का नाम था, जो कि कहां पर थे? सासाराम बिहार के जागीरदार थे। क्या होते थे? सासाराम बिहार के जागीरदार होते थे। छोटी सी उम्र में होते थे। छोटी सी उम्र में जो है ये पढ़ाई के लिए कहां पर चले गए थे? जौनपुर चले गए थे मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। शेर की उपाधि इसने कितने शेर की उपाधि किसने दी थी? शेर खान की उपाधि जो है इनको किसने दी थी? तो भाई ये जो है एक एक बार जो है शेर से अकेले लड़ाई ले रहे थे, और अकेले ही जो है इन्होंने शेर को मार दिया था। और इसी कारण जो है बिहार के जो शासक होते थे ना उस समय, क्या नाम होता था? बहार खान लोहानी नाम उनका था मेरे भाई। ठीक है, शासक बहार खान लोहानी, इन्होंने ही इसको ये उपाधि दी थी। कौन सी? शेर की उपाधि जो है इसी ने जो है दी थी मेरे भाई। ठीक है, शेर को मारने के उपलक्ष्य में जो है शेर की उपाधि किसने दी थी? बहार खान लोहानी ने इनको दी थी मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद राजस्व सुधार की बात करूं तो राजस्व सुधार में भी इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट काम किया था भाई। शेरशाह सूरी ने जो है भूमि की पैमाइश कराई थी। ठीक है, और रई नामक दर सूची तैयार की थी। मतलब भूमि की पैमाइश करवा के ना रई नामक सूची तैयार की थी। रई नामक, रई नामक सूची तैयार की। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 6 को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 में क्या आएगा? इसने जो है चांदी का सिक्का चलाया था मेरे भाई। कितने ग्रेन का होता था? 178 ग्रेन का होता था ये। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। इसने जो है क्या किया था भाई? इसने किया था ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। क्या किया था? पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, पुनर्निर्माण करवाया था। जीटी रोड के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो जीटी रोड का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस समय मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस रोड को क्या कहा जाता था? उत्तरापथ कहा जाता था। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। उसके बाद जो है ये क्या करता है?
शेरशाह सूरी इसका पुनर्निर्माण करवाता है। निर्माण मेरे भाई, ठीक है। और इसके शासनकाल में जो है इस रोड को क्या कहा जाता है, तो इसके समय में जो है इसको मेरे भाई क्या कहा जाता है, सड़क ए आजम कहा जाता है, सड़क ए आजम, ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश काल के लोग आएंगे, ब्रिटिशर्स आएंगे, और ब्रिटिश काल में इसका नाम क्या कर दिया गया था, जीटी रोड कर दिया गया था मेरे भाई। ये इसका इतिहास है। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसने क्या किया था, सरायों का निर्माण भी करवाया था मेरे भाई, ठीक है। सरायों का निर्माण करवाया था। सराय क्या होती है, सड़कों के किनारे लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इसने क्या किया था, डाक व्यवस्था शुरू की थी। डाक व्यवस्था में तेजी लाने के लिए इसने क्या शुरू की थी, शेरशाह ने घोड़ों के माध्यम से जो है बहुत तीव्र डाक सेवा की शुरुआत की थी। मतलब मेरे भाई, मतलब पहले जो डाक होता था वो पैदल लेके जाते थे ना, इसने क्या किया था भाई, घोड़ों के जरिए जो है डाक देना शुरू किया, जिससे जो है तेजी लाई जा सके। उसके बाद इसने क्या किया, उसने जो है इसने अपने साम्राज्य को जिलों और परगनों में बांट दिया। साम्राज्य को जिलों और परगनों में बांट दिया, ठीक है। आगे हम देखें तो और क्या रह गया, और कुछ रह गया क्या, और तो कुछ नहीं रहा यार मेरे हिसाब से। अच्छा, एक चीज और याद रखना, इसने एक किला भी बनवाया था, रोहतासगढ़ का किला, ठीक है। रोहतासगढ़ का किला इसने क्यों बनवाया था, जो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा थी ना, उसकी सुरक्षा के लिए जो है इसने इस रोहतासगढ़ किले का निर्माण किया था। किस नदी के तट पर किया था, झेलम नदी के तट पर जो है इसने इसका निर्माण किया था मेरे भाई। इसने एक मस्जिद भी बनवाई थी। कौन सी मस्जिद बनवाई थी, कुला ए कुहना, किला ए कुहना, ठीक है। किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण, ठीक है। ये एक सेकंड, किला ए कुहना जो मस्जिद है ना, ये वही मस्जिद है जहां से आगे चलकर जो है जो क्या था, ये बाबर 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 कह रहा हूँ, हुमायूं जो है पुस्तकालय यहाँ पर बनवाएगा इसी किले के अंदर, और वहीं से गिरकर जो है हुमायूं मर जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसी किला ए कुहना मस्जिद के अंदर, ठीक है। आगे और कुछ नहीं है, बस आगे इसकी मृत्यु करो और खत्म करो इसको, बहुत हो गया, ठीक है। मृत्यु इसकी कब हुई, 1545 में इसकी मृत्यु हुई, कालिंजर अभियान में, कालिंजर अभियान में। तो इतनी चीजें जो है आपको इसके बारे में अभियान में याद रखनी है। मकबरा जरूर याद रखना, मकबरा अक्सर पूछता है, अक्सर नहीं हर बार पूछता है मकबरा कहां पर है। तो मकबरा कहां पर है, तो शेरशाह का मकबरा जो है बिहार के सासाराम में है, बिहार के सासाराम में ये बना हुआ है, और इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेजोड़ नमूना इसको माना जाता है। ये जो है 13-14 पॉइंट जो है आप याद रखेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। ये था इसका ओवरव्यू। अब हम चलते हैं एक एक करके, कहां पर चलते हैं, क्वेश्चनों को देखना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। यहीं से जो है सारे क्वेश्चन निकलने वाले हैं। तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था भाई, तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम हम देख के आए हैं, फरीद खान जो है इसका वास्तविक नाम हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे देखो सारी चीजें लिखी गई है, बस आपको पढ़नी है मेरे भाई। बचपन का नाम, शेरशाह सूरी का जन्म बिहार के सासाराम में एक अफगान परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम फरीद खान था। उनके पिता हसन खान सासाराम के छोटे से जागीरदार थे। शेर खान की उपाधि, फरीद को शेर खान की उपाधि दक्षिण बिहार के सूबेदार लोहानी ने दी थी। उपाधि उन्हें तब मिली थी जब निहत्थे एक शेर को मार गिराया था मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद साम्राज्य की स्थापना आप सभी जानते हैं, हुमायूं को चौसा के युद्ध में 1539 में हुआ था, और कन्नौज में 1540 के युद्धों में पराजित करने के बाद जो है फरीद खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की, और दिल्ली में सूरवंश की द्वितीय अफगान राज्य की जो है नींव डाली थी मेरे भाई, ठीक है। अकबर का अगरनामी इसको बोला जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बताइए जो अकबर था उसका पूर्वगामी जो है किसको कहा जाता है, तो इसका पूर्वगामी या फिर जो है अगरगामी जो है शेरशाह को माना जाता है। शेरशाह को
अकबर का अग्रगामी माना जाता है, क्योंकि अकबर ने अपनी प्रशासनिक और भू राजस्व व्यवस्था जैसे जब्ती प्रणाली का आधार जो है शेरशाह के सुधारों को ही बनाया था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें आई थिंक क्लियर होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मेरे भाई। यहां पे एक और नाम लिखा गया है हसन खान, ये कौन थे? शेरशाह के पिता थे मेरे भाई। ठीक है, शेरशाह सूरी के पिता थे। बहार खान कौन था? तो यही वह था, बहार खान लोहानी, जिसने शेर खान की उपाधि दी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई। ठीक है, और ये जलाल खान कौन था? जलाल खान कौन था? शेरशाह का पुत्र था मेरे भाई, शेरशाह का पुत्र था। और शेरशाह की मृत्यु के बाद जो है यही गद्दी पर बैठेगा इस्लाम शाह सूरी के नाम से मेरे भाई। ठीक है, इस्लाम शाह सूरी के नाम से मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया ये रहा, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड में क्या बोला गया? फरीद को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? तो अभी देख के आए बहार खान लोहानी, जो बिहार के सूबेदार होते थे। इन्होंने जब देखा भाई एक जो व्यक्ति है ये अकेला शेर से लड़ रहा है, उसने शेर को मार दिया है, तो इसी के चक्कर में जो है इसने शेर खान की उपाधि दे दी थी। यहाँ से जो है आप डिटेल इसका पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, उपाधियों का क्रम, शेरशाह के जीवन में 3 प्रमुख नाम उपाधियां रही हैं। फरीद खान जन्म का नाम, शेर खान बहार खान लोधी द्वारा दी गई, और शेरशाह 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद स्वयं इसने उपाधि धारण की थी। तीनों जो है याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है मेरे भाई यहां से। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है इब्राहिम लोदी कौन है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बाबर के बारे में पढ़ चुके हैं, हुमायूं के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोला गया शेरशाह सूरी ने किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठकर द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी? तो आप सभी जानते हैं चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ये 1540 में हुआ था। और इसी निर्णायक युद्ध में जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर जो है भारत से बाहर खदेड़ दिया था, और जो है सूर द्वितीय साम्राज्य यानी कि जो है द्वितीय अफगान साम्राज्य की जो है नींव डाली थी मेरे भाई। ठीक है, कालंजर का अभियान का युद्ध इसने कब किया था? 1545 में था, और यहीं पर जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। कैसे मृत्यु हो गई थी? ये गोला फेंक रहा था, और गोला जैसे कि ये यहाँ पर था, ठीक है, ये तोप से गोले फेंक रहा था, ऐसे करके गोले फेंक रहा था। यहाँ पर एक दुर्ग की दीवार होती थी, तो एक गोला जो है यहाँ से टकरा कर वापस जो है बाउंस होकर इसी के पास आ गया, और यहाँ पर जो है गोले बारूद का ढेर पड़ा था, और यहीं पर जो है ये गोला बारूद फट गया, और जो है इसकी मृत्यु हो गई मेरे भाई। ठीक है, और अंत में जाने से पहले जो है ने एक लाइन बोली थी कि भाई भगवान का धन्यवाद, जैसी मैं मृत्यु चाहता था वैसी ही मुझे मिल रही है। ये इसकी जो है अंतिम लाइन होती थी मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। ये सारा कुछ लिख दिया गया है, ये आप पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, सब कुछ लिख दिया गया है, बस आपको पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था, जो आज भी भारत की मुद्रा है? तो आज की भारत की मुद्रा क्या है? पता होगा आज की मुद्रा, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको नहीं पता भारत की आज की मुद्रा क्या है? तो रुपया आज की भारत की मुद्रा है। तो ये जो चांदी का सिक्का चलाया था ना, यही जो है धीरे धीरे आधार बना भारत के रुपये का मेरा भाई। 178 ग्रेन का इसने चलाया था, रुपया इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां से देख लेते हैं, तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। रुपये की शुरुआत, शेरशाह सूरी ने भारत की मुद्रा व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार किए। उसने शुद्ध चांदी का एक सिक्का चलाया जिसे रुपया कहा गया। चलाया तो इसने चांदी का सिक्का था, लेकिन उसको क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। यह सिक्का 178 ग्रेन लगभग 11.5 ग्राम का जो है होता था। आधुनिक आधार शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किया गया रुपया इतना मानक और प्रभावशाली था कि बाद में मुगल सम्राटों, मराठों, यहां तक कि ब्रिटिश शासन ने भी इसे आधार बनाकर अपनी मुद्राएं जारी रखी। वर्तमान में भारतीय मुद्रा का नाम रुपया इसी ऐतिहासिक विरासत का जो है हिस्सा माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोलता हूं शेरशाह सूरी का शासनकाल भले ही 5 साल का बहुत छोटा था, लेकिन इसने जो सुधार किए थे, जो कार्य किए थे, वो किसी भी शासनकाल के 15-20 सालों से जो है कम नहीं थे मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। शेरशाह सूरी को जो है स्किप नहीं कर सकते थे, इसीलिए शेरशाह सूरी पढ़ा रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, यहां से दाम पढ़ लेना, यहां से मुद्रा सुधार का उद्देश्य पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 5 में बोला गया प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड सड़क ए आजम का पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने कहां से कहां तक करवाया था? तो कहां से कहां तक करवाया था? तो इसने करवाया था सोनार गांव बंगाल से लेके पेशावर तक जो है इसने करवाया था। ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे जो है सड़क ए आजम के बारे में, शेरशाह सूरी ने साम्राज्य के व्यापार और संरचना संचार को सुदृढ़ करने के लिए 4 प्रमुख सड़कों का निर्माण करवाया था। इसमें सबसे लंबी और महत्वपूर्ण सड़क ए आजम थी, जो बंगाल के सोनार गांव से शुरू होकर दिल्ली और लाहौर तक जाती हुई उत्तर पश्चिम सीमा स्थित पेशावर तक जाती थी। ग्रैंड ट्रंक रोड, ब्रिटिश काल में लॉर्ड ऑकलैंड ने इसी सड़क का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया गया था। तो ये जो है यही सड़क थी जो सड़क ए आजम बोला जाता था ना शेरशाह सूरी के काल में। इसी सड़क का नाम बदलकर अंग्रेजों ने ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया। और इतिहास कहां से शुरू होता है? इतिहास जो है चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य से स्टार्ट होता है इस ग्रैंड ट्रंक रोड का, क्योंकि सर्वप्रथम इसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। और उस समय इसको जो है उत्तरापथ कहा जाता था, जो मैं ऊपर बता के आया हूं मेरे भाई, ठीक है। इन्हीं सड़कों के किनारे जो है शेरशाह ने जो है सड़कों के किनारे यात्रियों और व्यापारियों को ठहरने के लिए लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। और इन सरायों में हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग भोजन और बिस्तर की जो है व्यवस्था होती थी। उद्देश्य आप पढ़ लेना। यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। और थोड़ा सा बता देता हूं एक बार फिर से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछता है मौर्य काल। मौर्य काल में इस सड़क को क्या कहा जाता था? उत्तरापथ कहा जाता था मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद कौन सा काल आया? सूर काल आया, सूरी काल आया, सूर या फिर सूरी काल। इस समय जो है इस सड़क को क्या कहा जाता था? सड़क ए आजम कहा जाता था, सड़क ए आजम कहा जाता था। उसके बाद कौन सा काल आया? मुगल काल आया। मतलब इकट्ठा ही चल रहा है मुगल काल, क्योंकि इसके बाद तो मुगल काल आएगा ना। शेरशाह सूरी के बाद 1556 में दोबारा जो है गद्दी पर बैठेगा हुमायूं, और उसके बाद जो है 1857 तक मुगल काल चलेगा। तो मुगल काल में इस सड़क को क्या कहा जाता था? बादशाही सड़क बोला जाता था। और उसके बाद जो है ब्रिटिश काल आएगा, और ब्रिटिश काल में इसको क्या बोला गया? जीटी रोड बोला गया। जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रक रोड इसको बोला गया। ये चारों लाइनें याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 6 में क्या बोला गया? शेरशाह सूरी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो आप सभी जानते हैं 1540 में जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है किस ग्रंथ की रचना की थी? पद्मावत की रचना की थी। और इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? रानी पद्मावती के बारे में देखने को मिलता है। पद्मावती, ठीक है। किन की पत्नी होती थी? राणा रतन सिंह की पत्नी होती थी, राणा रतन सिंह की। याद है कुछ? खिलजी वंश पढ़ रहे थे, 1503 पढ़ा था, 1503 कह रहा हूं, एक सेकंड, 1 सेकंड। क्या पढ़ा था? 1303 पढ़ा था। क्यों पढ़ा था? क्योंकि 1396 से 1396 से नहीं मेरे भाई, 1390 से कहाँ तक पढ़ा था? 1290 आएगा ना यार, मैं अभी कहाँ पे बोल रहा हूँ। 1290 से कहाँ तक पढ़ा था? 1320 पढ़ा था। क्या पढ़ा था? खिलजी वंश पढ़ा था। आई थी ना यहाँ पे खिलजी वंश। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है घेरा डाल दिया था। किसके ऊपर घेरा डाल दिया था? राणा रतन सिंह के ऊपर घेरा डाल दिया था, ठीक है ना। ये चीज़ याद होंगी आई थिंक, ठीक है। तो पद्मावत जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ से पढ़ लेना, डिटेल से यहाँ पे लिख दिया है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार के अंदर अवस्थित है, जिस झील के बीच में बना होने के कारण यह बेहद खूबसूरत माना जाता है। तो आगरा नहीं होगा, सासाराम बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। यह मकबरा भारतीय इस्लामी वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। यह एक विशाल कृत्रिम झील के बीच में एक ऊंचे चबूतरे के ऊपर बना है। विशेषता की बात करूं तो इसमें लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। यह अष्टकोणीय आकार का है और इसकी भव्यता के कारण कनिंगम जैसे इतिहासकारों ने इसे ताजमहल से भी सुंदर बताया है। झील के बीच स्थित होने के कारण इसे पानी में तैरता हुआ मकबरा भी कहा जाता है। स्वयं का निर्माण, शेरशाह ने इस मकबरे का निर्माण अपने जीवन काल में ही शुरू करवा दिया था और उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह सूरी ने जो है इसको पूरा करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जरूर याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। ऐतिहासिक महत्व की बात करूं तो सासाराम शेरशाह का पैतृक निवास स्थान है और उसकी जागीर का मुख्य केंद्र था, इसीलिए उसने अपनी अंतिम विश्राम स्थली के लिए इसी स्थान को चुना था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। 8 में क्या बोला गया? शेरशाह ने भूमि मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया था? तो किस पैमाने का प्रयोग किया था? गज ए शेरशाही का प्रयोग किया था। सन की डंडी का जो है इसने प्रयोग
किया था मेरे भाई। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं। सटीक माप की शुरुआत शेरशाह सूरी ने भू राजस्व व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए भूमि की वैज्ञानिक माप करवाई। इसके लिए उसने सन की डंडी से बने एक पैमाने का उपयोग किया जिसे गज ए शेरशाही भी जो है कहा जाता था। माप की इकाई की बात करूं तो यह गज 32 उंगल या फिर लगभग 31 इंच का होता था। इसके साथ ही उसने रई नामक फसल दर अनुसूची तैयार करवाई जिसमें विभिन्न प्रकार की भूमि की उत्पादकता के आधार पर कर निर्धारित किए गए थे। यहां तक सारी चीजें आई, ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले माप की इकाई इसने किसने की, माप की इकाई कैसे की, 32 अंगुल या फिर 31 इंच का जो है ये माप की इकाई होती थी। और इसके साथ जो है इसने रई नामक फसल दर अनुसूची तैयार की थी, मतलब एक सूची तैयार की थी। एक लिस्ट होती है ना, जो लिस्ट मतलब कि जितने भी खाद्यान्न होते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार कर दी और अलग अलग खाद्यान्नों के जो है अलग अलग टैक्स जो है इसने निर्धारित कर दिए थे मेरे भाई। ठीक है, पट्टा और कबूलियत भी इसने इंपॉर्टेंट की थी भैया, याद रखना। शेरशाह ने जो है किसानों को पट्टा क्या होता था, भूमि का कानूनी दस्तावेज दिया। ठीक है, भूमि की जो लीगल डॉक्यूमेंट होता था ना, वो इसने जो है किसानों को दिया था पट्टा नाम से। और उसने कबूलियत सहमति पत्र लिखवाया, मतलब एक जो है सहमति पत्र लिखवाया। जैसे कि आप मेरे से एक सहमति पत्र लिखवाते हो कि भाई मेरा नाम हरीश है और मैं ये काम अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, ये जो है एक सहमति पत्र होता था जिसको कबूलियत बोला जाता था। इससे भ्रष्टाचार कम हुआ और किसानों को पता होता था कि उन्हें कितना कर जो है देना है मेरे भाई। तो याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है पट्टा और कबूलियत जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना शेरशाह सूरी के द्वारा। राजस्व दर शेरशाह के समय में सामान्यतः पैदावार का 1/3 भाग कर के रूप में जो है लिया जाता था मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 9 में क्या बोला गया, शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में किस किले को जीतने के दौरान हुई थी, तो ये कालिंजर के किले को जीतने के दौरान हुई थी मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1545 में जो है ये घटना हो गई थी। शेरशाह सूरी का अंतिम सैन्य अभियान था 1545 बुंदेलखंड के कालिंजर किले के विरुद्ध था। उस समय वहां का राजा कीरत सिंह होता था मेरे भाई। मृत्यु का कारण किले की घेराबंदी के दौरान शेरशाह उक्का नामक एक अग्नेयास्त्र, वही तोप जैसा मैंने ऊपर बताया था, चला रहा था कि किले की दीवार से टकराकर एक गोला वापस उस स्थान पर आ गिरा और जहां बारूद का ढेर था। भयंकर विस्फोट में शेरशाह बुरी तरह झुलस गया। ये पढ़ लेना मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। 10 में क्या बोला गया, किसानों को उनकी भूमि का विवरण देने के लिए शेरशाह ने कौन सी प्रथा शुरू की थी। अभी बात करके आए पट्टा और कबूलियत की थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पट्टा और कबूलियत के बारे में बता चुका हूं। जो पट्टा होता था वो एक जो है सरकारी दस्तावेज होता था, यानी कि गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट होता था जिसमें किसानों की भूमि का विवरण जो है उस प्रकार उस पर लगने वाला टैक्स की जो है जानकारी दी जाती थी। यहाँ पे लिखा है, ये देखो, पट्टा क्या होता था, यह एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता था जिसमें किसान की भूमि का विवरण, मतलब कि एक पट्टा है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर क्या लिखा गया है, इसके अंदर सारी चीजें लिखी गई है कि भाई मेरे पास जमीन कितनी है, कितना मुझे टैक्स देना है, ये सारी डिटेल जो है इस पट्टा डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखी होती थी। उसका क्षेत्रफल, उस पर लगने वाला लगान कर जानकारी स्पष्ट रूप से लिखी होती थी। काबूलियत क्या होती थी, यह एक सहमति पत्र होता था, मतलब ये पढ़ने के बाद मैं जो है साइन करूंगा, एक सहमति अपनी दूंगा कि हाँ भाई ये चीजें मुझे मंजूर है और मैं इतना टैक्स देने के लिए रेडी हूं। ये होता था कबूलियत मेरे भाई। ठीक है, सुधार का प्रभाव और उदारता यहां से देख लेना। शेरशाह ने अपने अधिकारियों को आदेश दे रखा था कि लगान निर्धारण के समय जो उदारता बरते लेकिन वसूली के समय जो है सख्ती करे। मतलब इसने डिफरेंस किया था भाई, जब आप लगान लोगे ना किसी भी किसान से, जब आप लगान लोगे तो आराम से बिल्कुल जो है रिस्पेक्ट देकर लगान लो ताकि उसको भी अच्छा लगे देते समय। लेकिन जब आप वसूली करोगे, वसूली तो वही होती है भाई, वसूली भाई आपने देखा था ना गोलमाल में, वसूली भाई तो वही वसूली है। वसूली करते समय भाई गुद्दी पकड़ के ले लेना भाई, दे तो दे दे, ना तो फिर देख ले, वो वाली चीज आपने पता ही है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको यहां से समझ आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे कुछ और प्रणाली दी गई है, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना। रैयतवाड़ी मेरे भाई। ठीक है, यह व्यवस्था ब्रिटिश काल में किसने शुरू की थी, थॉमस मुनरो ने शुरू की थी। थॉमस मुनरो ने इसको जो है शुरू किया था मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे महालवाड़ी लिखा गया है। महालवाड़ी जो है ये क्या थी, यह भी ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था थी। ठीक है, इसमें क्या होता था, पूरे गांव को जो है लगान की एक इकाई माना जाता था, मतलब एक पूरा गांव जो है इसको एक इकाई माना जाता था मेरे भाई। ठीक है, तो इसको जो है महालवाड़ी कहा जाता है। दहशाला ये क्या है भाई, यह प्रणाली अकबर के राजस्व मंत्री राजा टोडरमल के द्वारा शुरू की गई थी भाई, याद रखना। अकबर का मंत्री कौन होता था, टोडरमल। इसके द्वारा जो है इस प्रणाली को शुरू किया गया था। 1580 में जो है इसको शुरू किया गया था। यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हुआ नहीं क्या,
नहीं हुआ। शेरशाह के प्रशासन में सरकार का क्या अर्थ था? सरकार का अर्थ जिला होता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। शेरशाह सूरी ने अपने विशाल साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन का बहुत ही व्यवस्थित विभाजन किया था। उसके प्रशासनिक ढांचे का क्रम इस प्रकार था। इक्ता प्रांत, पूरा साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था जिन्हें इक्ता कहा जाता था। इसका प्रमुख हाकिम या अमीन होता था। ठीक है, पूरा जो साम्राज्य था ना किस में बटा होता था? इक्ता जो है प्रांतों में बटा होता था। पूरा साम्राज्य प्रांतों में बटाता था और प्रांतों को क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। और इसका प्रमुख, इक्ते का प्रमुख क्या कहलाता था? हाकिम या अमीन जो है इसका प्रमुख कहलाता था। सरकार जिला, प्रत्येक इक्ता या प्रांत को कई सरकार जिलों में जो है विभाजित किया गया था। शेरशाह के समय बंगाल को छोड़कर पूरे साम्राज्य में लगभग 47 जो है सरकारें थी मेरे भाई। ठीक है, अधिकारी, एक सरकार में 2 मुख्य अधिकारी होते थे। शिकदार ए सिकरदान, जिसका मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना था। मुंसिफ ए मुंसिफान, जिसका कार्य नागरिक मामलों और राजस्व न्याय को देखना था। परगना, ब्लॉक तहसील, प्रत्येक सरकार कई परगनों में बटी थी। यहां भी दो प्रमुख अधिकारी होते थे। शिकदार सैन्य अधिकारी होता था और मुंसिफ जो है राजस्व अधिकारी था। ये शब्दों का मतलब याद रखना, पूछ सकता है एग्जामिनर। बताइए जो शेरशाह सूरी के काल में जो है शिकदार होता था उसका मेन काम क्या होता था? तो वो सैन्य अधिकारी होता था। मुंसिफ का काम क्या होता था? ये राजस्व अधिकारी होता था। ठीक है, साथ ही खजांची, फौजदार और लेखक कारकून भी होते थे मेरे भाई। ठीक है, याद रखना, खजांची क्या होता था? फौजदार होता था। लेखक क्या होता था? कारकून भी होते थे मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। गांव को देख लेते हैं। यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। यहां का शासन जमींदार, पटवारी और मुकद्दम जैसे स्थानीय लोगों की सहायता से जो है चलाया जाता था मेरे भाई। ठीक है, तो ग्राम की सबसे जो है गांव की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? तो गांव जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए शेरशाह ने किस विशाल किले का जो है निर्माण किया था? लाल किला का नहीं कराया, रोहतासगढ़ किले का करवाया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा के लिए शेरशाह सूरी ने जो है रोहतासगढ़ किले का जो है निर्माण करवाया था। किस नदी के किनारे करवाया था? झेलम नदी के किनारे करवाया था। इसको आराम से बैठ के पढ़ लेना मेरे भाई। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। दिल्ली के पुराने किले के भीतर किला एक ऊना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। यहीं पर एक पुस्तकालय का निर्माण होएगा आगे जाके, जहां से गिरकर जो है हुमायूं की मृत्यु हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो दिल्ली के पुराने किले के भीतर किला एक ऊना मस्जिद किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी ने जो है इसके अंदर किला एक ऊना जो है नाम की एक मस्जिद बनाई थी मेरे भाई। ठीक है, यहां पर क्या था? 1533 में क्या जो है निर्माण किया था? तो दीन पनाह नगर बसाया था। यहां पे लिखा भी होगा, ये देखो, नहीं लिखा गया, लिखा होना चाहिए यार। शेर मंडल कहाँ गया? नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो यही है। अब मैंने बता रखा है शेरशाह ने जो है हुमायूं द्वारा बनाए गए नगर दीन पना नगर बनाया था ना। दिल्ली के अंदर दीन पना नगर बनाया था किसने? हुमायूं ने। कब बनाया था? 1533 में बनाया था मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। और उसी स्थान पर जो है इस किले का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने, जिसे शेरगढ़ भी कहा जाता था मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। शेरशाह के समय डाक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कबूतर नहीं, पैदल सैनिक नहीं, घोड़े और सराय। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा था ना डाक व्यवस्था इसने शुरू की थी तेज उसकी गति करने के लिए जो है घोड़ों के द्वारा डाक इसने जो है शुरू करवाया था। इसको आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को जो है आज का लास्ट प्रश्न हम हमारा देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? किसे अकबर का अग्रदूत कहा जाता है? तो इब्राहिम लोदी नहीं, बहलोल लोदी नहीं, सिकंदर लोदी नहीं, शेरशाह सूरी को जो है अकबर का अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि इसकी प्रशासनिक नीतियों का अकबर ने जो है अपनाया था मेरे भाई। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ लेना। सारी चीजें मैंने दे दी है। एक क्वेश्चन से यकीन मानिएगा 5 से 6 क्वेश्चन इजीली निकल रहे हैं और यहाँ से आपकी तैयारी बहुत ईजी हो सकती है अगर कोई करने वाला है तो मेरे भाई। बाकी आप ऐसे तो कुछ भी पढ़ लेना, नहीं याद होएगा, आपके मन में वो डाउट बना रहेगा याद तो नहीं हो, याद तो किया है लेकिन याद हो नहीं रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो डिटेलिंग आपको पढ़नी पड़ेगी, एक बार तो देखो पढ़नी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी एनसीईआरटी आगे से। ठीक है, वैसे तो मैं एनसीईआरटी डिटेल से करवाना चाहता था एक चैप्टर वाइज, बट हमारे जो एचएसएससी में है ना ये इतना डिटेल से आता नहीं है मेरे भाई। बट कोई नहीं, काफ़ी सारे जो एक आधा मैंने कमेंट देखा था कुछ बच्चों का जो टीचर होते हैं ना, टीचर बनने वाला, ये टीजीटी पीजीटी वाला होता है, उनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना, उनके लिए हिस्ट्री जो है डिटेल से पढ़नी होती है मेरे भाई। अब मैं एक चीज़ करने की सोच रहा हूँ, तो हमारा अभी तो पहले हरियाणा पुलिस और इस पर ही फोकस कर रहे हैं जो 2026 वाला है, उसके बाद जो हम नया 2027 में मैं क्या करने की सोच रहा हूँ, एक फाउंडेशन करने की सोच रहा हूँ। ठीक है,
फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने की सोच रहा हूँ, बिल्कुल फ्री होगा, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। पेड पार्ट कुछ नहीं लेंगे आपसे, ठीक है। फाउंडेशन करवाएंगे, इसके अंदर हम जो है हिस्ट्री को कवर करेंगे मेरे भाई, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कवर करेंगे। क्या करेंगे, डिटेल से कवर करेंगे, एक एक करके कवर करेंगे, पूरा एनसीईआरटी जो है हम कवर करेंगे, ठीक है। ये किन के लिए रहेगा, DSSS के लिए रहेगा, एसएससी के लिए रहेगा, रेलवे के लिए रहेगा। और यकीन मानो इतना सा आप कर लोगे ना तो ये HSSC के जो 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना वो सारा इसी के अंदर आ गया मेरे भाई। अलग से आपको ना तो कोई किताब लेने की जरूरत है, ना ही कुछ शॉर्ट नोट्स ऐसे देखने की जरूरत, ये PDF ले लूँ, ये PDF ले लूँ, ब्ला 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 ब्ला, कुछ नहीं करने की जरूरत, इतनी ना पढ़ लोगे, ठीक है। ये इन फ्यूचर का है, पहले हम अभी 2026 पे ही फोकस करेंगे मेरे भाई, ठीक है। टाइम लगता है इन चीज़ों को काम करने में मेरे भाई, ठीक है। तो ये आज का हमारा वीडियो था, यहाँ पे आप आंसर मिलान कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपका जो भी डाउट, क्वेरी, सजेशन है और कमेंट सेक्शन में बता देना। PDF के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। कोई भी आपकी समस्या हो प्लीज़ शेयर कर लेना मेरे साथ, जितना मुझसे हो पाएगा मैं शेयर करने की जो उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा मेरे भाई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।